हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम जो है ना यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, समझे? तो आप लोग सभी प्रश्न का जो है ना आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे? आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों पे जो है ना हम प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। आप लोग जो है ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना हम भेज देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। आप लोग जो है ना ज्वाइनिंग अवश्य हो जाइएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे? यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए में अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी में पुराना मंदिर, ऑप्शन नंबर सी में साहित्यक, ऑप्शन नंबर डी में है सिक्के। देखिए आप पहले बाबू पुरातत्व और साहित्यक को अच्छा से समझिए। देखिए पुरातत्व होता क्या, अच्छा इसको समझिएगा। आप लोग कॉन्सेप्ट यहाँ समझिए, कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए पुरातत्व जो होता है बाबू, जो हमारे जो है ना पूर्वज यानी एंसेस्टर के द्वारा कोई सा भी चीज प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे जो एंसेस्टर सब जो थे कैसे रहते थे, कैसे नहीं रहते थे, वही सब के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो बाबू याद रखिएगा पुरातत्व। दो ही प्रकार का तो स्रोत होता है, एक साहित्यक मिल जाएगा, एक आपका पुरातत्व मिल जाएगा, समझे? हमारे एंसेस्टर यानी पूर्वज को जानने के लिए हमारे पास दो ही प्रकार का ना स्रोत होता है। एक तो मिलेगा बाबू आपका पुरातत्व, दूसरा होता है आपका साहित्यक, समझे? तो साहित्यक क्या होता है इसको समझिए और पुरातत्व क्या होता है इसको समझिए। देखिए पुरातत्व के अंतर्गत जो आ जाएगा, जैसे वहां पे बाबू कुछ अभिलेख मिल जाएगा, कुछ पुराना मंदिर हो गया, सिक्का हो गया, मुद्रा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू पुरातत्व। लेकिन साहित्य के अंतर्गत आएगा जो लिखा हुआ कुछ दस्तावेज मिल गया, कोई हमारे पूर्वज के बारे में कहीं से लिखा हुआ कोई दस्तावेज मिल गया, तो वही क्या कहलाता है बाबू? साहित्यक। तो आपको साहित्यक और पुरातत्व में दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया। इसका फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जो बाबू हम पूरा बता दिए, वह वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग वह वीडियो देख लीजिएगा, समझे? उसमें पूल जो है ना आपका पूरा तरह से एक्सप्लेनेशन किए हुए, आप लोग वह वीडियो जाकर अवश्य देख लीजिएगा, समझे? ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं यही सब प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, समझे बाबू? तो आपको ये समझ में आ गया ना कि आपका पुरातत्व और साहित्य। तो पुरातत्व के अंतर्गत जो भी हमारे एंसेस्टर यानी पूर्वज के बारे में हमें जानकारी मिलती है वही तो कहलाता है पुरातत्व। तो पुरातत्व क्या क्या होता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया ना। आपका जो है अभिलेख भी आएगा, आपका जो पुराना मंदिर साहित्यक, लेकिन आपका जो है ना सिक्के, साहित्यक का मतलब होता है कुछ लिखा हुआ चीज। तो आपका जो है ना साहित्यक जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 1 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी हो जाएगा। आपका जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो साहित्यक। साहित्यक का मतलब होता है कुछ लिखा हुआ दस्तावेज मिल गया, वही क्या कहलाएगा? साहित्यक। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 1 का ऑप्शन नंबर सी। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 2 को देख ले। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, समझे? क्वेश्चन नंबर 2 में है जूते हुए खेत का जो है ना साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बनावली से जो था ना हमें जूते हुए खेत का जो है ना बाबू साक्ष्य मिला है। उसके बाद हड़प्पा याद रखिएगा अन्नागार मिला है।
समझे, ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, या आपके एग्जाम में ये जितना प्रश्न बताते हैं ना, यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है ना आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सिंधु निवासी को जो है ना किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के जो निवासी था उसको जो है ना कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था। तो याद रखिएगा बाबू, उसको जो था लोहा के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिंधु वासी को कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था, समझे। और उसके पास तांबा का भी ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था और सोना का भी ज्ञान था, लेकिन आयरन यानी लोहा के बारे में उसे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मेसोपोटामिया के लेख में किस नाविकियों का जो है ना देश कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकियों का देश कहा जाता है। तो याद रखिएगा बाबू, इन सभी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इन सभी। आपका जो है ना मगान भी आ जाएगा, दिलमुल भी आ जाएगा, मेलूहाला भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। यही सब प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सबसे लंबे जो है ना हड़प्पा शिलालेख चिन्ह कितने हैं। तो सबसे लंबे जो बाबू हड़प्पा शिलालेख का चिन्ह जो है याद रखिएगा 26। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका, डी हो जाएगा। सबसे लंबे हड़प्पा जो है ना शिलालेख चिन्ह कितने हैं। तो याद रखिएगा आपका जो है ना 26 है। ये आपके एग्जाम में 75 बार पूछ लिया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि हड़प्पा का जो है ना बाबू, हड़प्पा का जो है मुनहर पर कनिंघम जो है ना कब रिपोर्ट सौंपा था। तो याद रखिएगा 1875 में सौंपा था। हड़प्पा का जो है ना बाबू मुहर पर कनिंघम ने रिपोर्ट कब सौंपा था। तो याद रखिएगा 1875। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हैं। राजगढ़ यानी राजगीर किस महाजनपद की राजधानी है। तो याद रखिएगा मगध की राजधानी कहाँ थी बाबू, आपका राजगिरी थी। मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगिरी, समझे। जिसे वर्तमान में आपका जो है ना बाबू पाटलिपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पाटलिपुत्र। पहले पाटलिपुत्र का नाम क्या था बाबू, राजगीर था, उसके बाद राजगीर कर दिया गया था, समझे। लेकिन वर्तमान में इसे पटना कहते हैं। मगध की राजधानी बाबू याद रखिएगा राजगिरी, इसे वर्तमान में पटना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका आज को देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो कौटिल्य, इसे चाणक्य भी कहते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बाबू, तो याद रखिएगा कौटिल्य, इसे चाणक्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र के जो है ना बाबू लेखक कौन है। तो याद रखिएगा कौटिल्य, इसे विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 8 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि जो है ना 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो याद रखिएगा REM विलियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे, REM विलियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। धम्म महामात्रों का जो है ना बाबू नियुक्ति किसने किया था। तो ये तो पता ही आपको, अशोक ने किया था। धम्म महामात्रों का नियुक्त किसने किया था, तो अशोक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 का ए आपका ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका
11 को देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो हरिसेन ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? हरिसेन, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? तमिल संगम साहित्य में जो है ना आपका आनिमय किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये किसान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तमिल संगम साहित्य में आनिमय किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बाबू किसान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? पाली भाषा में जो है ना आपका गृहपति को कहा जाता है। तो याद रखिएगा पाली भाषा में गृहपति को बाबू जो है ना जमींदार या बड़े किसान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी हो जाएगा। पाली भाषा में गृहपति को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा बाबू किसान कहा जाता है, समझे, या बड़े जमींदार रहेगा ऑप्शन में, तो वो टिक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 375 से 415 ईस्वी तक चला था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य आपका जो चंद्रगुप्त जो था बाबू, इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? तो याद रखिएगा 475 से लेके आप 300 आपका जो है ना 75 से 415 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को बस सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 को देखते हैं। प्रभावती गुप्त कौन थी? किसकी पुत्री थी? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त जो था बाबू यह किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना ए हो जाएगा। प्रभावती गुप्त जो है ना किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, समझे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 75 बार पूछ लिया गया। यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 16 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि चीनी यात्री फाइयान भारत कब आया था? तो 5वीं शताब्दी में आया था। चीनी यात्री फाइयान जो था वो भारत कब आया था? तो याद रखिएगा 5वीं शताब्दी में आया था। किसके शासनकाल में? कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाइयान आया था। कब आया था? तो 5वीं शताब्दी में आया था। याद रखिएगा 399 में आया था। कब आया था बाबू? 399 ईस्वी में आया था। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद रखिएगा। चीनी यात्री कौन सी शताब्दी में आया? 5वीं शताब्दी में आया। कब आया? याद रखिएगा जो है 399 ईस्वी में आया। उसके बाद जो था आपका किसके शासनकाल में आया? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। तो ये सब याद रखिएगा बाबू, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 17 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि चीन के महान दार्शनिक कौन थे? तो याद रखिएगा आपका जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। मैनफ्यूसियस कौन था बाबू? मैनफ्यूसियस जो था ये चीन का जो था ना बाबू महान दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 का ऑप्शन नंबर बी। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना यही सब प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में यह है कि ऋग्वेद में किसकी जो है ना आपका स्तुति होती? तो याद रखिएगा इंद्र का। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। अग्नि का, सोम का और आपका इंद्र का। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी नॉन आपका जो है ना ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋग्वेद में इन सभी का जो था ना बाबू स्तुति होती थी यानी पूजा होती थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि तक्षशिला जो है ना आपका किस महाजनपद की राजधानी थी? कंबोज। कंबोज जो था किस तक्षशिला महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला महाजनपद की राजधानी कहाँ बाबू? कंबोज। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। तक्षशिला महाजनपद की राजधानी कहाँ? कंबोज, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका जो है ना दोहदय गणराज्य किस धातु के जो है ना जारी किया था? किस धातु के सिक्के जारी किया था?
तो याद रखिएगा बाबू, ये जो था ना बाबू, तांबा का सिक्का जारी किया था। धैर्यधर गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किया था? तो याद रखिएगा बाबू, तांबा का जो था ना सिक्का जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू, यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू, एक बार वीडियो को जो है ना शेयर कर दीजिएगा। अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।